नमस्कार दोस्तों। पॉलिटी के MCQ की अगर दूसरी सीरीज को हम देखें तो ज़रा किस तरीके से पॉलिटी के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं उसका एक एग्जाम्पल हम देखें। यानी पहला हमने सीरीज़ आपको बताया था, ये दूसरा है। और जब हम IAS के एग्ज़ाम की बात करते हैं तो आपको बता दें बड़े ही सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, और लेकिन वो थोड़ा सा देखने में सिंपल होता है, बड़ा बेसिक सा होता है, लेकिन कई बार उसी में हम उलझ जाते हैं। जैसे कि कोई प्रश्न आ जाए, पहला प्रश्न है कि पहला संकल्पनात्मक है, हमने हर किस्म के सवाल रखे हैं, कॉन्सेप्चुअल भी, इन्फॉर्मेटिव भी, जिससे दोनों की प्रैक्टिस आपको हो जाए। अब चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फंडामेंटल ड्यूटी से बड़ा बल है, तो अब देखेंगे यहाँ से हमने पहला सवाल पूछा कॉन्सेप्चुअल, कि हम ये नहीं पूछ रहे फंडामेंटल ड्यूटी संविधान किस भाग में है, वो कहाँ लिखी गई है, इससे हमारा इसका उल्लेख नहीं है। अब इसमें अगर करेक्ट करने की बात आए तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी, कि ड्यूटीज इम्पोजेस पार्शियल रिस्ट्रिक्शन ओवर फंडामेंटल राइट्स। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कई डिसीजन में बात कही है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा अपने ड्यूटी का वॉल्यूशन किया गया है, उसके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। पहला ऑप्शन गलत है, ड्यूटीज डू नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन ओवर फंडामेंटल राइट, रिस्ट्रिक्शन करता है तो डू नॉट लिखा है। ड्यूटीज सप्रेस द होल आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये बात भी गलत है। इसका मतलब दोनों बातें आपस में विरोधाभासी है। और अगर ड्यूटी इसलिए दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, तो ये बात भी नहीं कनेक्टेड है, तो ऑप्शन डी सही है कि ड्यूटीज इम्पोजेस पार्शियल रिस्ट्रिक्शन ओवर फंडामेंटल राइट। ये तो ये बात संविधान में लिखी नहीं गई है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी तो मॉरल करेक्टर के ही है, लेकिन कोर्ट के डिसीजन से ये बात साबित हुई है। अब जरा हम दूसरे प्रश्न पे चले, तो फिर आप देखेंगे कि हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे फिर है कि पॉइंट आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिटन बिलो द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये फैक्चुअल सवाल है, फैक्चुअल बड़ा बेसिक सा है कि शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट्स प्रोविजन ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। सही बात है कि हमारे संविधान में पहले वेतन भत्ते की बात होती है, सैलरीज की बात होती है सेकेंड शेड्यूल में, फिर उसके बाद ओथ एंड अफर्मेशन है, दैट इज़ इन 3rd शेड्यूल। लेकिन आप याद रखो यहाँ सेकेंड 3rd शेड्यूल में तो बात सही है, लेकिन जो 3rd शेड्यूल इनकरेक्ट करना है आपको, 3rd शेड्यूल डिस्कस अबाउट द ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये गलत है। हमारे प्रेसिडेंट एक ऐसा पदाधिकारी है जिसकी ओथ एंड अफर्मेशन की बात संविधान में दी गई है, आर्टिकल्स में दी गई है। 3rd शेड्यूल में प्रेसिडेंट के ओथ एंड अफर्मेशन की बात नहीं है। ये अपने आप में गलत एग्जाम्पल है, ये इनकरेक्ट सेंटेंसेस है। बाकी सारे सेंटेंस है। यहाँ CM का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए ओथ एंड अफर्मेशन एक ही जैसा है, अलग अलग नहीं है। जज के लिए भी 3rd शेड्यूल में दिया गया है। अब आपका ये होमवर्क है, आपको भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए। संविधान के इस आर्टिकल में प्रेसिडेंट के ओथ एंड अफर्मेशन की बात दी गई है, उसको आप सर्च करिए। थोड़ा सा अभी आप भी देखें, जैसे कुछ चीज़ें आप सर्च करिए कि डिलिमिटेशन कमीशन अभी नॉर्थ ईस्ट बना है तो किस एक्ट के हिसाब से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, यानी डिलिमिटेशन कमीशन कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। दूसरी बात आप देखेंगे अभी जो हाल में आया कि हमारे लोकसभा विधानसभा के चुनाव जो इलेक्टोरल लिस्ट होती हैं वो एक होती हैं, पंचायत की अलग होती है। तो अब वो पंचायत की भी इलेक्टोरल लिस्ट एक जैसे हो जाए, इसके लिए हमारा प्रयास चल रहा है। ये भी बेसिक बातें हैं जो एग्जामिनर बार बार पूछ लेता है, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, और पहली बार ऐसा है कि हमारे किसी रीजन विशेष में ये हो रहा है, तो इसलिए बात फिर महत्व का विषय बनेगी एग्जामिनर के हिसाब से। अब जरा दूसरी बात देखें, सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इंक्लूडेड। तो अभी अगर देखा जाए हाल के वर्षों में 2020 में अगर सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट को क्या एक्सीड किया है, तो आप देखेंगे कि ऊषा भसीन के मामले में, जो कश्मीर का मामला है जनवरी 2020 में, तो ऊषा भसीन किस मामले में कहा गया है कि एक्सेस ऑफ इंटरनेट एज अ पार्ट ऑफ राइट एंड लाइफ पर्सनल लिबर्टी, ये नहीं है। एक्सेस ऑफ इंटरनेट एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऐसी बात नहीं कही गई है, तो पहली बात गलत है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस थ्रू एक्सेस ऑफ इंटरनेट एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि सही मायने में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की जाए तो 21 और 19 तो जुड़े होते हैं। अगर 19 और 21 जुड़े होते हैं
तो एक्सेस ऑफ इंटरनेट इज पार्ट ऑफ राइट टू पर्सनल लिबर्टी, एक्सेस ऑफ व्हाट्सएप फेसबुक इज राइट। अब आप देखोगे हर क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर कई बार होता है कि मान लो अगर आपको लगे कि कुछ चीज़ें उन्होंने पढ़ी है थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, तो जो अवेलेबल ऑप्शन है उसी को आप टिक कर दोगे। जबकि आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, यानी जो हमारे व्यापार का अधिकार है वो जीवन का अधिकार है, या वो यानी केवल इंटरनेट नहीं बल्कि इंटरनेट के द्वारा ट्रेड और बिजनेस, इंटरनेट के द्वारा ट्रेड और बिजनेस करना ये अपने आप में फंडामेंटल राइट है। ये बात ध्यान देने की बात है, केवल इंटरनेट नहीं। अदरवाइज तो हर व्यक्ति क्लेम करेगा कि हमें 2G मिले, 5G मिले, 6G मिले। तो इंटरनेट कैसा हो, ट्रेड और बिजनेस जैसे किया जा पाए। अब चूंकि 19 अगर मेनका गांधी केस को आप पढ़िए 19 और 21 दोनों को मिला के पढ़ा जाता है, इसलिए जो चीज़ें 19 में है 21 में अपने आप आ जाती हैं। तो टेक्निकली अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि आर्टिकल 19 में है 21 में है, ये तो आपको लिखेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। अदरवाइज आप देखेंगे कि आर्टिकल 21 में अगर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये जो टर्म है वो तो आर्टिकल 21 में है। तो 21 में अब चूंकि 21 का नाम तो नहीं लिखा गया है, अब सीधे लिखा गया कि ये है, तो इसको आप सही मान लेंगे। अगर आर्टिकल 19 आता तो उसमें फिर आप टिक करते। तीसरा सवाल आप देखें, अगला सवाल चौथा सवाल है कि विच एरिया आर गिवन एब्सोल्यूट एग्जम्पशन एज फार एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायती राज इज कंसर्न। उसमें है दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल। दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल को एग्जम्पशन दिया गया है। आप देखिए पेशा को नहीं, पेशा को हमारे यहाँ कई प्रकार की बातें हैं, जैसे कि कुछ राज्यों में जब कहा गया है कि कुछ राज्यों में पंचायती राज के लिए कहा गया है कि वहाँ उन राज्यों की विधानसभाओं की सहमति से पंचायती राज लगा दिया जाएगा, जैसे मणिपुर के लिए ऐसी बात कही गई है। लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कहा गया है कि पार्लियामेंट जब चाहे तब वहाँ पंचायत का एक्सटेंशन कर दे। तीसरी बात कही गई है कि जहाँ पे पंचायत का एक्सटेंशन हो ही नहीं सकता वो मामला है दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल, क्योंकि खुद ही एक स्वायत्त बात यहाँ की गई है। यानी नागालैंड, मेघालय और मणिपुर में यहाँ की राज्य विधानसभाएं चाहे तो वहाँ पंचायतों का एक्सटेंशन कर सकती हैं, लेकिन उसकी राज्य विधानसभा ने फिलहाल किया नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये एक्सम्पशन, ये एब्सोल्यूट का मतलब है, इसका मतलब है एब्सोल्यूट का मतलब है कि जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा तब तक गोरखा या किसी स्वायत्त परिषद में पंचायती राज लागू नहीं होगा। तो ये एब्सोल्यूट एग्जम्पशन कहते हैं, कोई इफ एंड बट नहीं है। संसद भी नहीं विस्तार कर सकती, राज्य की विधानसभाओं की भी परमिशन नहीं ली जाएगी, इसलिए क्या है, इट इज एब्सोल्यूट एग्जम्पशन। इसलिए इस एब्सोल्यूट एग्जम्पशन की बात की गई है। और दूसरा बात ये भी याद दिला दें कि गोरखा हिल काउंसिल अपने आप में ही स्वायत्ता के रूप है, तो फिर वहाँ पंचायत के लगाने का स्वायत्ता के दो रूप का सवाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि गोरखा हिल काउंसिल का मतलब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जहाँ पे लोगों का अच्छी निर्वाचन होता है, उनको विधायी प्रशासनिक कार्य भी दिए गए हैं, कुछ उनको वित्तीय कार्य भी सौंपे गए हैं, तो फिर वहाँ अलग किसी संस्था की आवश्यकता नहीं हो सकती। अब अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात अगर आप देखिए तो टर्म ऑफ पिटीशन कमेटी, याचिका समिति, पिटीशन कमेटी मतलब याचिका समिति का टर्म कितना होता है, तो आपको याद है कंटिन्यूस टिल रिकॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कई ऐसी कमेटीज हैं जो सदन की कार्यवाही में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, प्रिविलेज कमेटी, याचिका समिति, और इन सबके टर्म्स होते हैं टिल रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की बात एग्जामिनर बार बार पूछता है, तो आप याद रखिए पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में कुछ स्टैंडिंग कमेटी कार्यकाल 1 साल के हैं, किन कमेटीज़ कार्यकाल 1 साल के, लेकिन 1 साल के नहीं, टिल रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब जब तक इनमें ये 2 साल 3 साल जब तक चाहे स्पीकर चाहे तब तक इनको बनाए रख सकता है, राज्यसभा का सभापति चाहे तो बनाए रख सकता है। ऑप्शन होगा सी, 1 ईयर नहीं है कि याचिका समिति। और हमने दूसरा सवाल देखे फिर अभी याचिका समिति से ही आएगा, क्योंकि अगला जरा देखिए ये फैक्चुअल सवाल है, बड़ा सरल सा, लेकिन चूंकि महत्वपूर्ण प्रोविजंस में है कि कैट का प्रोविज़न बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए एक फैक्चुअल सवाल आपसे पूछ लिया गया है कि कैट कब आया, तो ये है 42वां संविधान संशोधन 1976। इंदिरा गांधी ने जो 42वां संविधान संशोधन किया उसमें संविधान के लगभग 51 आर्टिकल बदल दिए गए। अब वो 51 आर्टिकल बदल दिए गए, और हम आपको याद दिला दें इमरजेंसी प्रोविजंस, 42वां संविधान संशोधन, थोड़ा देख के जाइए,
हमने फिर कहा जो बीजेपी गवर्नमेंट है कांग्रेस का अपोजिशन करती है और कांग्रेस ने 42वां संविधान संशोधन लाया था, तो कई बार वो चीज़ें एग्जामिनर पूछ लेते हैं। तो फिलहाल 19 यानी 42वें संविधान संशोधन में अगर कुछ बुरी बातें थी जो बाद में चेंज कर दी गई न्यायालय के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन कुछ चीज़ें जो आज भी अच्छी हैं वो है कैट, जिसका प्रयोग आज हो रहा है। तो 42वें संविधान में सब कुछ नकारात्मक ही नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, वो भी कहीं न कहीं आज तो पॉजिटिव माना ही जा रहा है। आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट। और कैट का प्रोविज़न इतना इम्पोर्टेंट है, कई बार आप देखिए इसलिए आर्टिकल एग्जामिनर आर्टिकल पूछ लेता है। आर्टिकल पूछने का पर्पज़ ये नहीं है कि उसके पीछे आर्टिकल बड़ा महत्व का है, उसके पीछे विषय का महत्व बहुत ज़्यादा है। जैसे आर्टिकल 323A इसमें कैट है। ये आर्टिकल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है इसने कि ABC अब आर्टिकल आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसे थोड़ा-सा हमेशा स्मार्ट तरीका यूज़ करिए कि आखिर में क्यों अगर एग्जामिनर आर्टिकल पूछ सकता है उसके पीछे प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण किस्म का है, न कि वो आर्टिकल का महत्व है। अगला, अब अगला देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। बेसिक फंक्शन ऑफ पिटिशन कमेटी इन पार्लियामेंट इज एड्रेसिंग द पब्लिक ग्रीवांसेस। ये डी काम है। इसका मतलब है कि अब आप देखेंगे हर कमेटी का मेंबर्स आप याद मत रखिए। एक बार जो हाँ, बस कमेटी जब पढ़ते रहिए तो अपने आप में जो एस्टीमेट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इनका ज़रूर अध्ययन करिए। प्रिविलेज कमेटी का नाम बार-बार आ जाता है। तो जो कोई ऐसी कमेटी जो बार-बार न्यूज़ में आती रहती है उनको ज़रूर आप देखिए, उनके मेंबर आप देख लीजिए, बाकी सारे कमेटीज़ के मेंबर नहीं देखने हैं। लेकिन फंक्शंस पिटीशन कमेटी का नाम बार-बार आते हैं, पब्लिक ग्रीवांस, और आजकल पब्लिक ग्रीवांस तो बड़ा महत्वपूर्ण मैटर बन गया है। तो पिटीशन कमेटी चौथी बात को देखती है। अब जरा हम देखें क्वेश्चन नंबर 8। ये इन्फॉर्मेटिव सवाल है लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब आपको ध्यान में, इंडिया सेकुलर कंट्री है, शायद लोगों को ध्यान इस बात पे बहुत कम जाता है, और कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन हमारी विधायिकाओं में हो जाए ऐसा सुनने में अजीब सा लगता है, लेकिन हमारे यहाँ है। बस ये बात आपको याद दिला दें, वो रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन सही मायने में किसके लिए है? उत्तर है सिक्किम। सिक्किम के लिए है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स 1950 में, संविधान में नहीं है। और सिक्किम में बुद्धिस्टों को ये रिजर्वेशन दिया गया है क्योंकि आप जानते हैं सिक्किम का विलय अपने आप में बड़ा महत्व का है। सिक्किम का विलय जिस तरीके से हमारे यहाँ, उसके लिए 35वां 36वां संविधान संशोधन किया गया कि उसके लिए हमारे यहाँ अलग से आर्टिकल 2A जोड़ा गया। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण घटना है सिक्किम का विलय। तो सिक्किम का जो अपने आप में बौद्ध धर्म का प्रभाव था, चाइना उधर था और तिब्बत था ही, तो भारत में उनके सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए बौद्ध मोनेस्ट्री के लिए रिजर्वेशन किया गया है सिक्किम में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स 1950 से, संविधान से नहीं। ये बात अपने आप में हैरान करने वाली हो सकती है, लेकिन सच है, ये केवल प्रावधान है सिक्किम के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 9th, अब आप देखेंगे कि एग्जामिनर कैसे सवाल पूछता है जो बातें हम बार बार पढ़ते हैं। अब आप जानते हैं कई आर्टिकल संविधान में ऐसे जो बड़े महत्व के हैं। आर्टिकल उसमें 108 है, 110 है, 108 है, 368 है। यानी कुछ आर्टिकल अगर आप पढ़ते हैं तो आर्टिकल 32 है। यानी कुछ आर्टिकल ऐसे हैं, अब हो सकता है कि और भी आर्टिकल विवाद में आ जाए। प्रशांत भूषण का आर्टिकल 129 चर्चा में आ गया। वैसे अब इन आर्टिकल को पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो अभी अब करंट अफेयर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। जो पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं को देखिए। इसका मतलब कुछ आर्टिकल्स अगर आपने पॉलिटी पढ़ी, कुछ आर्टिकल्स आपके बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए कि कौन कौन से आर्टिकल, एक बार लिस्ट बना के देखिए। उसमें आर्टिकल 108 है। अब चूंकि 108 में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं वहाँ से कैसी बेसिक बात पूछूंगा जहाँ शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा। इसलिए आप जब प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व करते हैं तो आप याद रखिए, ऐसा सवाल हम आपसे नहीं पूछेंगे जो आपने सुना ना हो, देखा ना हो। हम हर सवाल वही पूछेंगे, सुना भी आपने, देखा भी है, और सुना हुआ देखा हुआ तब आप उलझ जाए, और हर सवाल सरल होगा। और यूपीएससी पेपर को आप देखिए तो ध्यान से ऐसा ट्रेंड दिखता है, जैसे इसमें लिखा है सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर। ये तो बहुत प्रचलित बात है, लेकिन हमने पूछा कि आखिर में ये कहाँ लिखा है। आर्टिकल 108 में स्पीकर दोनों सदन को ज्वाइंट सिटिंग को चेयर करेगा, लिखा कहाँ गया है? आर्टिकल 108 में, नोटिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट में, रूल्स ऑफ द हाउस में, या कहाँ? उसका उत्तर है रूल्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। जो लोकसभा के नियम है उसमें बातें की गई है। रूल्स कमेटी, उसका तो इससे बैठक से मतलब नहीं है, वो रूल्स वो अलग ही बैठक के लिए काम करती है। तो इसका उत्तर है आंसर सी, कि संविधान में इसका मतलब 108 में ये नहीं दिया गया कौन शेयर करेगा। ये बात आप जानते हैं, रूल्स में ये भी दिया गया है कि स्पीकर ना हो तो डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा,
वो भी नो तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, बात ध्यान रखने की है। यानी राज्यसभा का डेप्यूटी स्पीकर शेयर करेगा, राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरपर्सन, राज्यसभा का चेयरपर्सन कभी भी ज्वाइंट सेशन को चेयर नहीं करता। ये बस बात ध्यान रखने की, चेयरपर्सन या वाइस प्रेसिडेंट। अगली बात, लास्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये भी आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10, राइट टू वोट। अब आप देखेंगे एक पिछली बार एक सवाल पूछा गया था, राइट टू वोट कौन सा राइट, हमने सवाल बदल दिया। तो राइट टू वोट इज गिवन टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कहाँ से दिया गया है? उत्तर है 19 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 19 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 या 1951। आपको याद दिला दें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951, जहाँ पे कही गई है कि ईच एंड एवरी सिटीजन इज हैविंग राइट टू वोट। राइट टू वोट टर्म का प्रयोग किया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951, 50 में नहीं, 50 में डिलिमिटेशन की बात की गई, 51 में कहा गया है कि राइट टू वोट। और अब जरा देख लीजिए कि लास्ट सवाल कौन सा है। अब जरा देखिए, मनी बिल इंक्लूड्स, मनी बिल आर्टिकल 110 है। अब मनी बिल में क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा प्रश्न ने और डिफिकल्ट बना दिया, यानी धीरे धीरे प्रश्न की मात्रा को हम कठिन भी करते जाएंगे। आप देखेंगे मनी बिल इंक्लूड्स फाइनेंस बिल, यस, क्योंकि फाइनेंस बिल को आप पढ़िए तो उसमें फाइनेंस बिल फाइनेंशियल बिल नहीं है, फाइनेंस बिल है। एप्रोप्रिएशन बिल, यस। फाइनेंशियल बिल, नो। एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यस। इसका मतलब है ये क्या हो गया, 1 2 4, सी ऑप्शन सही हो गया। बात ध्यान में रखने का है, फाइनेंस बिल का मतलब क्या है, बजट के लास्ट में आता है टैक्सेशन का प्रपोजल। तो टैक्सेशन लगाना हटाना, ये सब अल्टरेशन, इम्पोजिशन, रिमिशन, सब मनी बिल का पार्ट है। आर्टिकल 110 फाइनेंस बिल इसीलिए आता है। एप्रोप्रिएशन बिल क्यों है, क्योंकि भारत की संचित से पैसा निकालना, इसलिए आप देखेंगे एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अच्छा, दो बात ध्यान में रखने की है, एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो वो तो एक्सपेंडिचर जो चार्ज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होगा मनी बिल होगा। फाइनेंस बिल क्यों नहीं है, क्योंकि फाइनेंस बिल तो 117 में आ जाता है, मनी बिल उसमें है ही नहीं है, इसलिए आंसर होगा 1 2 4 सी। आज के लिए इतना ही।